पिछला लेक्चर हमने यहाँ पे ख़त्म किया था आर्टिकल 12 में राज्य की जो परिभाषा दी हुई है, जो मूल अधिकारों के लिए पार्ट 3 में जो जहाँ जहाँ राज्य शब्द काम में आएगा उसके लिए जो परिभाषा दी गई है वो आर्टिकल 12 में दी गई है। जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, ये जो आर्टिकल 12 है इसको ऐसे समझ लेते हैं कि हाँ परिभाषा ही तो है, आर्टिकल 13 के लिए भी ऐसे ही सोचते हैं। तो जो एग्जामिनर है उसको ये बात पता है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, है ना। तो हम इसको और थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। अगर आपने क्लास ली है पिछली तो भी अच्छा है, अगर नहीं भी ली है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे भी हम अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या होता है स्टेट आर्टिकल 12 के तहत, तो ये मूल अधिकार जो हैं उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो अनुच्छेद 12, ठीक है। तो मूल अधिकार मूल रूप से नागरिकों के दावे हैं राज्य के विरुद्ध, कोई स्टेट है उसके विरुद्ध ये दावे हैं नागरिक के। जैसे मेरे को मेरा पड़ोसी बोलने से रोकता है तो ये पुलिस केस है, मैं पुलिस पे के पास जाऊंगा और बोलूँगा कि भाई ये फलान जी है और मुझे बोलने नहीं दे रहे, है ना। लेकिन अगर सरकार मुझे आके कहे कि नहीं आप बोलोगे नहीं, तो ये मूल अधिकारों का हनन है, मैं जाऊँगा कहाँ, कोर्ट में, ठीक है। वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। तो इसकी जो परिभाषा है वो हमने देखी थी, एक बार फिर से देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 के तहत राज्य जो है उसमें कौन कौन शामिल है। पहला है भारत सरकार और संसद, ठीक है। दूसरा क्या है, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, ठीक है। तीसरा है सभी स्थानीय निकाय, अब स्थानीय निकाय में नगरपालिका, पंचायत, ठीक है, नगरपालिका, पंचायत, जिला, बोर्ड आदि ये सारी चीज़ें आ जाएगी। एक और चीज़ है जो लिखा हुआ है कि अन्य प्राधिकारी। ये जो अन्य प्राधिकारी है ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम पे इसकी अलग अलग तरीके से व्याख्या की, एक्सप्लेन किया इसको। एक केस था RD सेट्टी केस, आपके काम का नहीं है, छोड़ो वैसे। तो इसके अंदर क्या है, इसने बताया था कि एजेंसी के रूप में यदि कोई संस्था काम कर रही है तो वो भी सरकार मानी जाएगी, जैसे कि LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल, भेल, बिजली बोर्ड, है ना। ये सब क्या है, राज्य हैं, ठीक है। जिस मान लो आपको LIC नौकरी देती है और वो बिना कारण के आपको निकाल देती है, तो आप क्या करोगे, आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि BCCI जानते हो ना, क्रिकेट के तो बहुत ज़्यादा फैन होते हैं इंडिया में, BCCI जानते हो, तो क्या ये राज्य का पार्ट है या नहीं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बताया कि ये राज्य का कोई पार्ट नहीं है, जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो राज्य नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। सीधा प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होता, भले ही ये सार्वजनिक कार्य करता हो लेकिन ये राज्य नहीं है, ठीक है। एक और क्वेश्चन, क्या न्यायपालिका राज्य है। ये आपको किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, लेकिन पूछने वाला आपसे ये पूछ लेगा। तो सोचो और बताओ कि क्या न्यायपालिका राज्य है। इसका उत्तर डबल होता है, हाँ भी है और नहीं भी। जब न्यायपालिका न्यायिक कार्य कर रही है तब तो ये नहीं है, ठीक है। और जब प्रशासनिक कार्य यदि कर रही है तब ये राज्य है। इसका क्या मतलब हुआ, न्यायिक कार्य मतलब जैसे संसद ने कोई अधिनियम बना दिया, अब उसकी व्याख्या करनी है या फिर उसका रिव्यू करना है, तो उस टाइम पे ये क्या है, न्यायिक कार्य हो गए इसके, ठीक है। या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो अनुच्छेद 32 के तहत, तब जो है ये न्यायिक कार्य करेगी, तो ऐसे में न्यायपालिका राज्य नहीं है,
ठीक है। प्रशासनिक कार्य, जैसे आप न्यायपालिका में यदि कोई भर्ती निकलती है और वो न्यायपालिका खुद करवाती है, वो उसका कार्य कौन सा हो गया, प्रशासनिक कार्य, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे उसको राज्य नहीं माना जाएगा। ये था अनुच्छेद 12, जिसमें आपको परिभाषा दे रखी है। आपसे देखो सीधा सवाल नहीं पूछेगा कि भारत सरकार संसद जो है राज्य का हिस्सा है नहीं है, राज्यों की सरकारें हैं या नहीं है, स्थानीय निकाय है या नहीं है। यहाँ से पूछा जा सकता है कि ये सब है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बीसीसीआई नहीं है, न्यायपालिका यदि न्यायिक कार्य कर रही है तो वो नहीं है, ठीक है। यदि प्रशासनिक कार्य कर रही है तो वो राज्य का हिस्सा है। इसके बाद आ जाते हैं अनुच्छेद 13 पर। तो अनुच्छेद 13 ही वो शक्ति है न्यायपालिका को जो कि न्यायिक समीक्षा मतलब जुडिशियल रिव्यू करने की जो ताकत देती है। तो ये कहाँ से मिल रहा है, ये आर्टिकल 13 से मिल रहा है, ठीक है। न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति, ठीक है। तो इससे क्या है, न्यायपालिका इस बात को घोषित करती है कि भाई कौन सा जो कानून है वो मूल अधिकारों को छीन रहा है, उनको नुकसान पहुंचा रहा है, उसको क्या कर देगी, ये वॉइड कर देगी। वॉइड का मतलब शून्य कर देगी, ख़त्म कर देगी, ठीक है। अच्छा जी, अब ये जो आर्टिकल 13 है इसको समझने के लिए 3 सिद्धांत आपको आने चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या होता है, आच्छादन का सिद्धांत जिसे हिंदी में बोलते हैं आच्छादन का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। अब ये जो है, जो संविधान से पहले की यदि कोई कानून है ना, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, संविधान पूर्व विधियाँ, जैसे संविधान से पहले मान लीजिए 1930 में कोई कानून बना, मूल अधिकारों के खिलाफ है वो, तो संविधान लागू होते ही कानून मरेगा नहीं, ठीक है। 1930 का कोई कानून है, 1950 में अपना संविधान लागू हुआ, ठीक है। तो अब ये वाला जो कानून है ये मरेगा नहीं। क्या होगा इसके साथ, इसके ऊपर एक परछाई आ जाएगी। जैसे ग्रहण होता है ना, ग्रहण कैसे होता है, ये अर्थ है, ये मान लीजिए चांद है, ये सूरज है, ठीक है। अर्थ, मून, सन। यदि ये मून इस सन के आगे आ जाता है तो इसकी रोशनी यहाँ तक नहीं आती है, लाइट नहीं पहुँचती है, तो उसे ग्रहण बोलते हैं। ये तो आप जानते हो। तो जब इसको मान लेते हैं हम कि ये क्या है, 1930 का कानून है। अब आप बताओ, जब ग्रहण लग जाता है तो क्या सूर्य खत्म हो जाता है ना? नहीं होता है ना, नहीं होता है। तो मतलब ये कानून जो है वो खत्म नहीं होगा, उसके ऊपर क्या आ जाएगी, परछाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी, परछाई आ जाएगी, जिसे हम ग्रहण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ग्रहण का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। तो संविधान पूर्व की जो विधियां हैं वो क्या हो जाएगी, सुप्त अवस्था में चली जाएगी, इसे इंग्लिश में डोरमेंट बोलते हैं। डोरमेंट, ठीक है। अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि जैसे ये कोई कानून था 1930 का, भविष्य में क्या है, जैसे कानून था और ये किसी मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। ये मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। अब भविष्य में क्या किया, भविष्य में क्या किया कि इसका जो उल्लंघन वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया गया, है ना, हटा दिया। वो जो खराब हिस्सा है वो तो आपने निकाल दिया है ना। तो कानून जो है फिर से जिंदा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कानून फिर से जिंदा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पहला आच्छादन का सिद्धांत।
इसमें क्या होता है, संविधान पहले कोई विधि है जो मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो संविधान लागू होने के बाद उस कानून को ख़त्म नहीं करके क्या कर देते हैं, उसके ऊपर ग्रहण लग जाता है, परछाई आ जाती है, वो सुप्त अवस्था में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे में यदि भविष्य में संविधान संशोधन करके वह अधिकार जैसे हटा दिया गया, है ना, या तो वो उल्लंघन वाली चीज़ जो है वो तो हटी हुई थी, है ना, और हटा दिया किसको, भविष्य में मूल अधिकार को ही हटा दिया, तो ये कानून क्या हो जाएगा, अपनी पुरानी स्थिति में आके पूरा का पूरा लागू हो जाएगा। ये था आच्छादन का सिद्धांत। इसके बाद आता है पृथक्करण का सिद्धांत। पृथक्करण का सिद्धांत का क्या मतलब है कि अगर किसी कानून का एक हिस्सा खराब हो जाता है और बाकी सही है, तो पूरे कानून को रद्द कर दिया जाए। ऐसा तो नहीं कर सकते, तो ऐसा कर सकते हैं लेकिन ऐसा करते नहीं हैं, है ना। तो क्या करते हैं, इसके लिए ऐसा करते हैं कि जो खराब हिस्सा है उस खराब हिस्से को हम हटा देंगे, बाकी कानून सुरक्षित रहेगा। तो ये है AK गोपालन केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसको समझाया था, है ना। तो किसी कानून का एक हिस्सा खराब है और बाकी सही, तो केवल खराब हिस्से को कानून से अलग करके उसको क्या कर देगा, लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो जैसे वर्ड पृथक्करण का मतलब ही क्या है, अलग करना। ठीक है, तो जो खराब हिस्सा है उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद आता है कि आर्टिकल जो 13 है उसके अंदर कौन कौन से क्लोज लिखे हुए हैं। ठीक है, 4 हिस्से हैं ना इसके, आर्टिकल 13 में 4 हिस्से हैं। पहला जो है, अभी मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसी को वापस लिखने वाला हूँ, कि जो आर्टिकल 13(1) है उसके अंदर ऐसा लिखा हुआ है कि कोई प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, वो यदि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, उसके अगेंस्ट है, तो उसको क्या कर देंगे, वॉइड। ठीक है, संविधान पूर्व कानून क्या हो जाएगा, शून्य, यदि FR का उल्लंघन। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्या करता है कि स्टेट फ्यूचर में ऐसा कोई लॉ नहीं बनाएगा, मतलब जो अपना संविधान लागू हो गया उसके बाद में ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। ठीक है, राज्य भविष्य में ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता हो। ठीक है, अब 13(3) जो है उसके अंदर लॉ को समझा रखा है। ठीक है, विधि को समझाया है। और आर्टिकल 13(4) जो है वो, आर्टिकल 13(4) ये जो अपने संविधान संशोधन जो होता है अनुच्छेद 368 के तहत, उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, ये बाद में आया था, वैसे नहीं था पहले। तो आर्टिकल 368 को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद आता है अनुच्छेद 14। अब यहाँ से जो अपना समानता की जो अधिकार है आर्टिकल 14 से लेके 18 तक, वो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता, इक्वेलिटी बिफोर
लो। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। दो बातें आ गई, क्या क्या आई? राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। तो ये दो सिद्धांत हो गए ना, एक तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं जो कि अलग अलग जगह से आई हुई है, इनका अलग अलग मतलब है, वो हम समझते हैं। पहला है विधि के समक्ष समता। समता का क्या मतलब होता है? समानता, इक्वेलिटी। ठीक है, ये कहाँ से आया हुआ है? ब्रिटेन से, ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ये इसकी प्रकृति कैसी है? प्रकृति है इसकी नकारात्मक। नकारात्मक कैसे है वो अभी मैं आपको बताता हूँ कि राज्य जो है वो भेदभाव नहीं कर सकता, उसको रोकता है। ये रोकने का काम करता है। क्या कहता है? राज्य को भेदभाव करने से रोकता है, रोकता है, मना करता है ना। तो ये नकारात्मक भाव हो गया ना। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, अपराध के लिए सजा समान होगी। ठीक है, तो विधि की समक्ष समता का क्या मतलब है? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या चपरासी हो, है ना। अपराध के लिए क्या होगा? समान सजा। आपने किसी की हत्या कर दी, मैंने किसी की हत्या कर दी, तो आपको और मुझे दोनों को सजा कैसी मिलेगी? समान मिलेगी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होने वाला। ठीक है, फिर आता है विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। ठीक है, इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति है सकारात्मक। ठीक है, तो सकारात्मक का क्या मतलब है कि भाई ये किसी चीज़ के लिए प्रोत्साहित कर रहा होगा, ये रोक नहीं रहा होगा, है ना। तो क्या अर्थ है इसका? समान लोगों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार। जैसे कि एक कोई बड़ा आदमी है और एक बच्चा है, उन दोनों के लिए क्या एक जैसे ही कानून बना दिया जाए? ऐसा तो नहीं है ना। भाई जो बड़ा आदमी है, कोई मेच्योर है, वयस्क है, तो वो तो समझदार है, उसको कानून के बारे में पता होना चाहिए, कानूनों का उल्लंघन ना करें। बच्चे थोड़ी कानून सारे जानते हैं, तो बच्चों के लिए कानून अलग बनाए जाएंगे, बड़ों के लिए अलग बनाए जाएंगे। ऐसे ही जैसे कोई अमीर है, कोई गरीब है ना। अब अमीरों के ऊपर टैक्स जो है ज़्यादा देर लगाया जा सकता है, गरीबों पर टैक्स कम लगाया जा सकता है। ठीक है, अमीरों के लिए कुछ अलग सुविधाएं हो सकती है, गरीबों के लिए आप कुछ अलग आप योजनाएं ला सकते हो, है ना। तो ये इसी सिद्धांत से आती है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो विधियों का समान संरक्षण जो है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। प्रकृति कैसी है? सकारात्मक है।
समान लोगों के साथ समान व्यवहार, असमानों के साथ असमान व्यवहार, ठीक है। और विधि के समक्ष समता जो है वो कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से ली गई है, ठीक है। प्रकृति कैसी है इसकी, नकारात्मक है। राज्य जो है भेदभाव करने से, राज्य को जो है भेदभाव करने से ये रोकता है, ठीक है। अब जो ये आर्टिकल 14 है, इसके अंदर आपके पास क्या है, तार्किक वर्गीकरण का एक सिद्धांत है। इसके अंदर क्या है, तार्किक वर्गीकरण का सिद्धांत। इंग्लिश में इसे डॉक्ट्राइन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। तो ये क्या करता है, जो वर्ग विधान होता है उसको रोकता है, लेकिन वर्गीकरण जो है उसकी अनुमति देता है। इसका क्या मतलब हुआ, वर्ग विधान और वर्गीकरण का। तो वर्गीकरण जो है ऐसे स्पष्ट होना चाहिए, भाई आपने किस हिसाब से किया है, आयु के हिसाब से किया है, इनकम के हिसाब से किया है, उसके व्यवसाय के हिसाब से किया है, ठीक है। ऐसे ही जो है उसका एक तार्किक संबंध भी होना चाहिए कि भाई उस वर्गीकरण का उद्देश्य कानून के लक्ष्य से जुड़ा हुआ होना चाहिए। ऐसे ही नहीं आपने कोई भी वर्गीकरण जो है कर दिया ऐसे ही, और वो कानून से उसका कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करता है, वर्ग विधान और अच्छा वर्ग विधान जो है उसको तो क्या करता है, रोकता है, और वर्गीकरण की अनुमति देता है, ठीक है। तो वर्गीकरण जो है कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है। किस तरह से, जैसे आयु हो गया, इनकम हो गई आय, या फिर उसका पैसा क्या है, नौकरी पैसा, ठीक है। और तार्किक संबंध होना चाहिए, ठीक है। अब लेकिन ये जो समानता का जो नियम है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब पूर्ण नहीं है, ठीक है। कैसे, जैसे अनुच्छेद 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने कार्यकाल के दौरान किसी भी काम के लिए कोर्ट में जवाबदेह नहीं ठहराया जा सकता। उनके जो कार्यकाल है उसके दौरान कोई आपराधिक मुकदमा, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होती है ना, वो नहीं चलाई जा सकती, ठीक है। तो ये क्या कहता है, राष्ट्रपति और राज्यपाल इनके खिलाफ कोर्ट के अंदर क्या, इनको क्या नहीं कर सकते, कोर्ट में जवाबदेह नहीं ठहरा सकते अपने कार्यकाल के दौरान, कार्यकाल के दौरान। उसके बाद तो भले आप ठहराते रहो, है ना, लेकिन कार्यकाल के दौरान आप उनको जवाबदेह नहीं ठहरा सकते। अब आपने अभी तो कहा कि भाई सबको समानता का अधिकार है, शासन विधि का शासन होगा, कोई कानून से ऊपर नहीं है, ठीक है। लेकिन जब ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के रूप में काम कर रहे हैं तो कोई आपराधिक मुकदमा नहीं चला सकते। इन्होंने जो काम किया है, किस पेपर पे कैसे साइन कर दिए, कौन सा बिल पास कर दिया, उन सब के लिए इनको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। ऐसे ही दूसरी बात है सांसद और विधायकों के लिए, संसद या विधानसभा में इन्होंने कुछ भी बात कह दी, है ना, वोट के लिए उन पर जो है कोर्ट में कार्रवाई नहीं होगी। स्पीच दे दिए, वोट मांग रहे हैं, तो उसके लिए आप उनको ऐसे नहीं कह सकते लो चलो भाई कोर्ट, आपने तो ये वादा कर दिया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, आपने किया ही नहीं। उसके लिए आप उनको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। सांसद या विधायक, संसद या विधानसभा में कही गई बात के लिए कोर्ट में नहीं ले जा सकते, ठीक है। ये है आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो ये विशेषाधिकार हो गए ना, कहाँ समानता हुई, जो विदेशी राजनयिक है, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होते हैं, यानी कि डिप्लोमेट्स पर भारतीय कानून
लागू नहीं होते। ठीक है, तो ये था आपका आर्टिकल 14। ठीक है, तो आर्टिकल 14 क्या कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्षमता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ठीक है, इसके अंदर दो अवधारणाएं हैं। विधि की समक्षमता जो ब्रिटिश से ली गई है, नकारात्मक प्रकृति है, किसी को विशेष अधिकार नहीं देता, कानून से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, विधियों का समान संरक्षण, अमेरिका से ली गई है, सकारात्मक है, समान परिस्थितियों में समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। ठीक है, तो मतलब यदि दो समूह में परिस्थितियाँ अलग हैं, कोई अमीर है गरीब है, तो सरकार उनके लिए अलग कानून बना सकती है। असमानों के बीच समानता स्थापित करने का एक तरीका है। ठीक है, ये था अपना अनुच्छेद 14। इसके बाद आता है आर्टिकल 15, अनुच्छेद 15। इसके अंदर क्या करते हैं, सामाजिक समानता और भेदभाव को निषेध किया गया है। ठीक है, सामाजिक समानता तो स्थापित करनी है और भेदभाव जो है उसको रोका गया है। इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, चलो लिख लेते हैं, राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से कोई भी, इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो राज्य जो है वो ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता कि भाई ये फलाने धर्म का है, ये उस मूल वंश का है, ये उस जाति का है, ये मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, ये भाई साउथ में पैदा हुआ है, ये नॉर्थ में पैदा हुआ है, इन सब के आधार पर जो है विभेद नहीं करेगा। ठीक है, अब इसके कुछ सब क्लाउज भी दिए हुए हैं, है ना, कुछ पहले से थे, कुछ जो है संविधान संशोधन करके जोड़े गए। पहला जो संविधान संशोधन हुआ था वो भी इसी आर्टिकल में हुआ था, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आर्टिकल 15(1) है उसके अंदर ये जो मैंने अभी लाइन लिखी है, यही वाली लाइन ऐसे कैसे लिखी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवल शब्द लिखा हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी कि इन जो 5 आधार हैं, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पर या फिर अन्य कोई आधार जैसे निवास, शिक्षा, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। मतलब ये जो 5 आधार है वो तो है, केवल इनके आधार पर नहीं कर सकते, लेकिन निवास और शिक्षा के आधार पर भेदभाव हो सकता है ना। तो ये तो था आर्टिकल 15(1). ठीक है, 15(1). फिर आता है 15(2). देखो ये आर्टिकल्स जो है आपको याद होने चाहिए, इनके जो सब क्लाउज होते हैं वो आपको याद होने चाहिए कि 15(1) में क्या लिखा हुआ है, 13(1) में क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन पूछने लग गया है, तो उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। ठीक है, 15(2) क्या करता है, नागरिकों के खिलाफ भी लागू होता है। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों आदि के उपयोग से नहीं रोक सकता। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों आदि के उपयोग से नहीं रोक सकता। ठीक है, इन आधार पर कि भाई आप कौन सी जाति से, धर्म से आते हो, है ना, आपका मूल वंश क्या है, लिंग क्या है, जन्म स्थान क्या है, इन सब के आधार पर आपको दुकानों में, होटलों में,
कुओं में, तालाब में, इन सब का यूज़ करने से आपको नहीं रोका जा सकता। ये लिखा हुआ है 15(2) में। इसके बाद आता है 15(3). अब कुछ इसके अपवाद हैं। पहला अपवाद तो अपना जो मूल संविधान है उसके अंदर लिखा गया था कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। अब जैसे महिलाओं को प्रोत्साहन देना है, बच्चों को प्रोत्साहन देना है, उन सब चीज़ों के लिए राज्य अलग से कानून बना सकता है। जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा वाला जो चल रहा है अपने, है ना। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं। देखो अपना एक एक ऐसा देश है जिसमें संविधान लागू होने के साथ ही बहुत सारे अधिकार हमें दे दिए गए थे। ऐसा और किसी देश में नहीं हुआ था। जैसे वोटिंग का राइट अपने को सबसे पहले मिल गया, सभी को मिल गया कि भाई इस उम्र के ऊपर चाहे गरीब है, अमीर है, महिला है, पुरुष है, कोई भी है, उन सबको अधिकार मिल गए वोटिंग के, है ना। तो ये इसके अंदर लिखा हुआ था अपने संविधान में। कितना अच्छा संविधान है अपना। इसके बाद है 15(4). 15(4) जो है ये दूसरा अपवाद है जो कि प्रथम संविधान संशोधन से जोड़ा गया। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1951 के द्वारा जोड़ा गया। क्या है इसमें कि राज्य जो है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या SC/ST को उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य SC/ST या जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ठीक है। ये एक चंपकम दोराई राजन था, ऐसा ही कुछ नाम था, चंपकई दोराई राजन, ऐसा कुछ केस था। उसके बाद में ये जोड़ा गया था। इसके बाद 15(5) जो है वो 93वां संविधान संशोधन। 93वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2005 में। तो इसके अंदर क्या किया गया कि भाई जो अन्य पिछड़ा वर्ग वगैरह है उन सब के लिए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आपको आरक्षण दिया जाएगा, जैसे IIT, IIM, इन सब के लिए। लेकिन अल्पसंख्यक जो संस्थान है वो इसमें नहीं आते, उनके अंदर ऐसा कोई रिजर्वेशन नहीं होता। उसके बाद 15(6) जो है 103वां संविधान संशोधन। 103वां संविधान संशोधन ये कब हुआ? 2019 में। इसके लिए ये हुआ कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग हैं, EWS जिन्हें बोलते हैं, उन्हें विशेष प्रावधान दिया गया। शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया। ठीक है। ये सारी चीज़ें थी अनुच्छेद 15 की। ठीक है। इसके बाद चलते हैं अनुच्छेद 16 के ऊपर। लोक नियोजन में अवसर की समानता, मतलब नौकरी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है। लोक नियोजन में अवसर की समानता, ये लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो मैं एक बार, थोड़ा लंबा है आर्टिकल, मैं एक बार लिख लेता हूँ फिर मैं आपको समझा देता हूँ। तो आर्टिकल 16 जो है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। मतलब अपने देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी यदि एम्प्लॉयमेंट के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, समान अवसर उसको दिए जाएंगे। ठीक है। ये बात इसमें लिखी हुई है। जो 7 आधार है उनके आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास, इनके आधार पर सरकारी नौकरी में भेदभाव नहीं होगा। जो अभी अनुच्छेद 15 देखे थे उसमें 5 थे, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान। यहाँ पे 2 एक्स्ट्रा है, उद्भव और
एक तो ये उद्भव और एक निवास, ये एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं 16(2) में। 16(3) जो है वो एक अपवाद है कि संसद, अब संसद का मतलब है केवल संसद, राज्य नहीं, ठीक है, कानून बनाकर किसी राज्य को नौकरी के लिए निवास की शर्त लगा सकती है। कौन कर सकता है ये? संसद कर सकती है कि भाई इस राज्य में इस नौकरी के लिए यहीं के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा केवल अभी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है ना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वर्तमान में सिर्फ 2 ही जगह है, उसमें कुछ एक पद है वहाँ पे है। फिर 16(4) है वो पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, ठीक है। और जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए किस तरीके से आरक्षण दिया हुआ है कि राज्य जो है पिछड़े वर्गों की नियुक्ति में आरक्षण दे सकता है यदि राज्य को लगता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है ना, ये सीटें खाली है, ये तो ऐसा है कि इस जाति के तो इतनी हैं और इसके इतने हैं, तो उतना उनको रिप्रेजेंटेशन मिल सके उसके लिए आरक्षण का प्रावधान राज्य कर सकता है। फिर 16(4) का ही एक और पार्ट है 16(4)(a), उसमें पदोन्नति में आरक्षण देने की बात की गई है। ये 77वां जो संविधान संशोधन 1995 हुआ था, लिख लेते हैं 77वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि कब हुआ था? 1995, ठीक है, इसके द्वारा जोड़ा गया था। इसमें क्या है, SC ST को प्रमोशन में आरक्षण दिया गया, ठीक है। इसके बाद में जो अपना 16(4)B है उसके अंदर बैकलॉग के बारे में बताया गया। बैकलॉग का मतलब क्या है कि यदि आरक्षित सीटें हैं वो खाली रह जाती है ना, जैसे वो भर नहीं पाई तो उनको अगले साल भरा जाएगा, उन्हें उस साल की जो 50% वाली सीमा है उसमें नहीं गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक कैप लगा रखी है ना 50% की, कि इससे ज़्यादा तो आप रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते, तो उससे उसको काउंट नहीं किया जाएगा अगर पहले से कोई सीट खाली रह गई है तो, ठीक है। तो ये बैकलॉग में आरक्षण वाली बात हो गई। ये 81वां संविधान संशोधन 2000 में हुआ था, उसमें जोड़ी गई बात है। अब जैसे कोई धार्मिक संस्थाएं हैं, ठीक है, उसके पद पर सिर्फ उसी धर्म का जो है व्यक्ति आरक्षित हो सकता है। जैसे मंदिर में जो है पूजा पाठ के लिए आप उसी को बुला सकते हो, उसी धर्म का व्यक्ति जो है उसके अंदर आप नियुक्त कर सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है EWS आरक्षण, जो कि बाद में जोड़ा गया कि सरकारी नौकरियों में EWS के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके बाद आता है अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत का अंत। तो अनटचेबिलिटी जो है उसको ख़त्म करने की बात है। ये एब्सोल्यूट राइट है ना, मतलब इसका कोई अपवाद नहीं है। और अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को शक्ति देता है कि वो इसे लागू करने के लिए कानून बनाए। संसद को शक्ति देता है कि अस्पृश्यता के अंत को लागू करने के लिए क्या करे, इसे लागू करने के लिए कानून बनाए, ठीक है। अब क्या होती है अस्पृश्यता? संविधान में ये समझाया था क्या? नहीं, संविधान में ऐसा कुछ नहीं है कि उसको एक्सप्लेन किया गया हो, लेकिन मैसूर हाई कोर्ट ने ऐसे कहा था कि जो जाति आधारित छुआछूत जो चल रही है ना, वो ऐसे नहीं है अस्पृश्यता। यदि कोई बीमारी हो रखी है किसी को तो भाई तब तो कर ही सकता है। आप बीमार आदमी के साथ में, अगर कोई बीमार आदमी आपके साथ आगे बैठ जाए और वो यदि छूने से फैल रही हो तो भाई आप कर सकते हो ना भेदभाव के साथ, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 17। इसके बाद आता है अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। तो इसके भी कुछ पार्ट हैं। पहला जो है राज्य
सेना या शिक्षा, विद्या, विद्या नहीं विद्या, है ना, मतलब एकेडमिक जो होता है ना, इसके संबंधित सम्मान के अलावा कोई उपाधि नहीं दे सकता। ये भी क्या दे सकता है, इसमें भी क्या, सम्मान के सिवा कोई उपाधि नहीं देगा। ठीक है, मतलब आप जैसे डॉक्टर लगा सकते हो, इंजीनियर लगा सकते हो, प्रोफेसर लगा सकते हो, लेकिन आप महाराजा, राय बहादुर, ऐसी जो उपाधियां हैं वो सब यूज नहीं कर सकते हो, ना ही ऐसा आपको स्टेट कोई उपाधि दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है 18(2), भारत का नागरिक है और जैसे कहीं विदेश से वो कोई उपाधि स्वीकार करना चाहे तो कर सकता है क्या, नहीं, ऐसा भी नहीं कर सकता। भारत का नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, अब भारत रत्न और जो पद्म पुरस्कार हैं उनके लिए थोड़ा सा ऐसे बात हुई कि भाई ये आगे और पीछे लगा सकता है क्या, है ना, जैसे भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं, ये आगे और पीछे नहीं लगा सकते नाम के, क्योंकि वो पुरस्कार है, उपाधि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक थे अपने जो समानता के अधिकार, समता का जो अधिकार है, अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, ये सब आप पढ़ना, याद करना, फिर हम कल पढ़ेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, ऐसे ही हम एक्सप्लेन कर करके बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।